हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 2 और 1 में टीजीटी का कैसा प्रश्न पत्र आया था, हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे प्रश्न पत्र जो है इसमें पूछे गए थे। कल आप सभी की परीक्षा है टीजीटी की, तो ऐसे में एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर को करना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो हिंदी में टीआरई 2 में पूछे गए थे, और इसके बाद टीआरई 1 में जो प्रश्न पूछे गए थे हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम टीआरई 2 के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का नाम क्या है? मिश्र बंधु इतिहास नहीं, मिश्र बंधु परिहास ये भी नहीं है। क्या नाम है इसका? मिश्र बंधु विनोद। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? लुइपा की? नहीं। नरपति नाल की? तो ये भी नहीं है। किसकी रचना है ये? चंद बरदाई की है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने दिया है? गिरसन ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो यहाँ पे देखिए बात हो रही है आदिकाल का नामकरण। आदिकाल नाम जो देने वाले हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? संवत 1350 से 1700? नहीं। संवत 1375 से 1700 या फिर 1375 से 1730? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1375 से 1700। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। ये पंक्तियां किस कवि की है? कबीरदास, गरीबदास, या फिर रैदास? तो नहीं, ये गरीबदास की है, ना ये रैदास की है, ये कबीरदास की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं? मलुकदास? नहीं। वीरभान? नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? मलिक मोहम्मद जायसी हमारा राइट आंसर है। इनकी कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है अगर इसकी बात करें तो? पद्मावत जो है इनकी प्रसिद्ध है। आखिरी कलाम और अखरावट भी है, लेकिन अगर वैसे बात करें तो हम उसकी बात करेंगे प्रेम आख्यान काव्य की, तो वहाँ पे पद्मावत नाम आएगा। चलिए नेक्स्ट है, भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? ईश्वरदास? नहीं। अग्रदास? नहीं। गोस्वामी तुलसीदास हमेशा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर मध्य काल को रीति काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? मिश्र बंधु ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रीतिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एको सूल। ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बालकृष्ण भट्ट का, या फिर मैथिली शरण गुप्त का? तो भाषा के संबंध में ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, गोदान किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, या फिर संस्मरण है? तो ये उपन्यास है। किसका उपन्यास है? प्रेमचंद जी का उपन्यास है। उनके द्वारा लिखित अंतिम पूर्ण उपन्यास के अंतर्गत आता है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1936 ईस्वी है। और इसके मुख्य पात्र कौन है? तो होरी जो है ये इसका उपन्यास का मुख्य पात्र है, और इसको कृषक जीवन का महाकाव्य इस उपन्यास को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी? नहीं। श्याम नारायण पांडे, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान? तो ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है आधे अधूरे? नहीं। ये किसका है? मोहन राकेश का। सबसे बड़ा आदमी? ये भी नहीं है। ध्रुव स्वामिनी? ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है,
हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? भक्ति काल, आदिकाल या फिर आधुनिक काल? तो इसके भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है क्योंकि इसमें सबसे अधिक उत्कृष्ट रचनाएं, अच्छी रचनाएं जो है लिखी गई, इस कारण इसको स्वर्ण युग कहा गया। चलिए नेक्स्ट है, रामचरितमानस में कितने कांड है? 5 है, 7 है या फिर 8 है? तो इसमें कुल 7 कांड है। कौन से कांड है? तो बालकांड, इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, बालक तो यहाँ पे इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि कांड ही हमेशा इसमें पूछे जाते। बालक अयोध्या अरण्य की सुंदर लंका में उतरा, ये हो गया। चलिए, सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या फिर छायावाद? तो बात हो रही है पंत जी की, तो ये छायावादी कवि है। ठीक है, छायावादी में जिन 4 कवियों का नाम आता है, प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और सुमित्रानंदन पंत। चलिए, फिर यहाँ पर जो है गद्यांश आ जाता है और उससे रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, तो देख लेते हैं। संसार के सभी श्रेष्ठ धर्मों में हमें एक उच्च नैतिक शिक्षा के दर्शन होते हैं। सभी धर्म ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य किसी की हत्या न करे, चोरी न करे, दूसरों की भलाई करे। अगर वह यह चाहता है कि दूसरे उसे हानि ना पहुंचाए तो वह किसी को हानि ना पहुंचाए। उसे यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए क्योंकि ये क्षणिक है, केवल आत्मा शाश्वत है। धार्मिक भावना का मधुर स्वर जीवन का संगीत है। तो अब ये जो गद्यांश दिया हुआ है, इसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? यश और ऐश्वर्य, नैतिकता और धर्म, धार्मिकता और माधुर्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नैतिकता और धर्म। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का अस्तित्व कैसा है? सर्वोत्तम, सर्वाक्षी या फिर क्षणिक? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमने पढ़ा क्षणिक। चलिए, नेक्स्ट है, ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है? वैभव, धन या फिर ईश कृपा? तो यहाँ पे देखिए, जो ऐश्वर्य से तात्पर्य होता है वो होता है वैभव से। चलिए, फिर यहाँ पे दूसरा गद्यांश है, चलिए गद्यांश देख लेते हैं। आधुनिक युग विज्ञान युग नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत, वाष्प, सौर ऊर्जा और गैस की खोज कर दिगंतरों ने अपनी विजय दुदुम्भी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। अब यहाँ पर जो है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? युग का चमत्कार, आधुनिक युग का रंग या फिर विज्ञान एक वरदान? तो यहाँ पर हमें सब चीज़ें विज्ञान के ऊपर ली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान एक चमत्कार। नेक्स्ट है, विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा क्या है? विशेष ज्ञान, सभी तथ्यों का ज्ञान या फिर क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है, दिगंतर का अर्थ क्या है? दिशाओं के अंत में, दिशाओं के अंतर में या फिर सभी दिशाओं में? तो दिगंतर का जो तात्पर्य होता है वो होता है सभी दिशाओं में। चलिए, नेक्स्ट है, धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ है ऊंचा झंडा, बहुत बड़ी सफलता मिलना या फिर बड़ा झंडा? तो देखिए, इसका तात्पर्य हो जाता है बहुत बड़ी सफलता मिलना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिर से गद्यांश है, चलिए गद्यांश देख लेते हैं। दिया बत्ती का समय आ गया था, धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल ना था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई, पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था, कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है लेन देन, काम का समय या फिर गरीबी? तो इसका सही जो शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा गरीबी। नेक्स्ट है, दिया बत्ती का समय होना, इसका तात्पर्य क्या है? संध्या होना, उजाला होना या फिर उजाला करना? तो इसका तात्पर्य हो जाएगा संध्या होना।
नेक्स्ट है मुंह देखी करना, इसका तात्पर्य क्या है? पहली बार सामने आना, बातचीत करना या फिर परिचय का लाभ लेना। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य हो जाता है परिचय का लाभ लेना। चलिए नेक्स्ट है लल्लो चप्पो करना, इसका तात्पर्य क्या है? लालच भरी बात, गिड़गिड़ाना या फिर मनचाही मधुर बात। तो इसका तात्पर्य हो जाता है मनचाही मधुर बात। चलिए एक और यहाँ पर गद्यांश है। आचार्य जी का मिलन मेरे लिए कितना सुखद तथा प्रेरणादायक रहा। मैं वर्षों से उनके मधुर सानिध्य में लगातार सीखता रहा हूँ। उनकी ही प्रेरणा से अध्ययनरत रहा, उनकी ही सीख से कर्तव्य परायणता को गांठ बांध लिया, उनकी शिक्षा का पालन जीवन भर करता रहा हूँ। मेरा जीवन सन्मार्गगामी हो गया है, मैं धन्य हो गया हूँ। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है बदलाव, सीख या फिर प्रभुत्व। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सीख, क्योंकि उन्होंने क्या किया? सीखा है। नेक्स्ट है सानिध्य का अर्थ है ध्यान में, गरिमा में या फिर निकटता का प्रेम भाव। तो सानिध्य का तात्पर्य होता है निकटता का प्रेम भाव। नेक्स्ट है गांठ बांध लेना, मुहावरे का अर्थ है दृढ़ निश्चय कर लेना, बंधन में रखना या फिर गांठ बना लेना। तो इसका तात्पर्य हो जाता है बंधन में रखना। नेक्स्ट है धन्य होना, मुहावरे का अर्थ है सौभाग्यशाली होना, धनी बन जाना या फिर धन धान्य से संपन्न होना। तो इसका तात्पर्य हो जाता है सौभाग्यशाली होना। चलिए नेक्स्ट है तो यहाँ पर हमारा एक और गद्यांश है। चलिए गद्यांश देख लेते हैं। सांध्य काल था, अभी धुंधला का था, शहर रोशनी से जगमगा उठा, हर घर में लक्ष्मी की पूजा होने लगी, बच्चों के बने फुलझड़ियाँ चल रही थी। कुछ ही पलों में चारों ओर से पटाखे, रॉकेट और आतिशबाजी की चमक दमक से वातावरण मन को आह्लादित करने लगा। हर मन श्री राम को याद कर प्रसन्नता से आसमान छू रहा था। अब यहाँ पे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? खुशी का दिन, पावन पर्व या फिर दीपावली। तो जहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे इसका तात्पर्य हो जाएगा दीपावली। ठीक है। नेक्स्ट है मन में फुलझड़ी चलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बच्चों का खेल, आतिशबाजी या फिर बहुत खुश होना। तो इसका तात्पर्य हो जाता है बहुत खुश होना। चलिए नेक्स्ट है आसमान छूना का अर्थ है झूठी बात, सराहनीय सफलता या फिर असंभव बात। तो इसका तात्पर्य हो जाता है सराहनीय सफलता। चलिए नेक्स्ट है श्री राम को क्यों याद किया गया है? वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में या फिर वे भारतीयों के आराध्य देव हैं। तो क्योंकि जो श्री राम थे वो वनवास से लौटे थे और इसी खुशी में जो है दिवाली मनाई जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक और गद्यांश आ गया है, चलिए पढ़ते हैं। एक बार मैंने राधिका को उसके झूठ बोलने के संबंध में सारगर्भित उपदेश दिया, पर उसने अपने मैले फटे अंचल से आंसू पोंछते हुए जो सफाई दी वह भी कुछ कम सारगर्भित ना थी। उसका आदमी बहुत भोला था, उसका हृदय इतना कोमल है कि छोटी चोटों से भी धीरज खो बैठता है। घर की दशा ऐसी नहीं कि उतने जीवों को दोनों समय भोजन भी मिल सके। इसी से वह अपने और बच्चों के छोटे मोटे दुख को छिपा जाती है। अब भगवान उसे परलोक में जो दंड चाहे दंड दे, पर किसी का कुछ छीन लेने के लिए वह झूठ नहीं बोलती है। तो चलिए उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? सहनशील रधिया, धार्मिक रधिया, फिर रधिया ने झूठ बोला। तो राइट आंसर हो जाएगा सहनशील रधिया। चलिए नेक्स्ट है भोला होना का अर्थ है मूर्ख होना, अशिक्षित होना या फिर सीधा होना। तो यहाँ पे तात्पर्य हो जाएगा सीधा होना। चलिए नेक्स्ट है धीरज खो बैठना का अर्थ है बेहोश होना, चीखे लगाना या फिर परेशान हो जाना। तो धीरज खो बैठने का जो तात्पर्य होता है वो होता है परेशान हो जाना। चलिए नेक्स्ट है आंसू पोंछना का अर्थ है चेहरे को साफ करना, दर्द सहने का प्रयास करना, आँख को साफ करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दर्द सहने का प्रयास करना। चलिए नेक्स्ट है तो यहाँ पर आपको मिलान करना है कि देखिए चीफ की दावत किसका है, किसकी कहानी है ये? भीष्म साहनी की। लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु की। ईदगाह प्रेमचंद जी का। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। चलिए ये इसका सही मिलान हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर उपन्यास और उसके लेखकों से मिलान है। राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल का। आपका बंटी मन्नू भंडारी। झूठा सच किसका है? यशपाल का। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती। तो देख सकते हैं कि ये फेमस ही उपन्यासों के बारे में पूछा गया है जो हर परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, गणेश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि? गणेश गण जमा इस क्या आ जाएगा यहाँ पे? व्यंजन संधि। चलिए नेक्स्ट है, पराधीन का संधि विच्छेद होगा। पराधीन पर जमा आधीन यही होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, नील कमल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधार है या फिर बहुब्रीहि? तो नीला है जो कमल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बहुब्रीहि समास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। आदमी, मानव या फिर नागरिक? सिटीजन राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नागरिक। चलिए नेक्स्ट है, सिलेबल का व्याकरणिक हिंदी पारिभाषिक शब्द है। वर्ण, अक्षर या फिर पद? तो इसका तात्पर्य हो जाता है अक्षर। चलिए नेक्स्ट है, समास में कितने भेद हैं? समास के कितने भेद है? 6 है, 7 है या फिर 8 है? तो समास के जो है 6 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यह स्वादिष्ट फल है। वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है या फिर सर्वनाम है? तो देखिए यह फल, फल के बारे में बात हो रही है कि कैसा फल है, तो स्वादिष्ट है। तो क्या किसकी विशेषता बताई जा रही है? फल की, तो विशेषण आ गया। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है धूल इकट्ठा करना, धूल साफ करना या फिर दर दर भटकना। तो खाक छानने का तात्पर्य होता है दर दर भटकना। चलिए नेक्स्ट है, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है ऊंट द्वारा जीरा खाना, कमजोर हो जाना, बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शब्द चयन कीजिए। वह प्रतिदिन डैश भ्रमण के लिए निकलता है। खरीदारी, सदा या फिर संध्याकालीन? तो संध्याकालीन, शाम को सभी टहलने निकलते हैं, तो संध्याकालीन भ्रमण के लिए। नेक्स्ट है, वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य? तो अगर वाक्य के प्रारंभ में जैसे शब्द हो तो यहाँ पर क्या आएगा? मिश्र वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है, मारा गया हाय वह शुद्ध कीजिए। अब इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? हाय वह मारा गया। तो जो एक्सक्लेमेशन होता है, विस्मय आदि बोधक होता है, वो पहले आता है, तो यहाँ पे ऐसे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए। आज रविवार दिन है, आज रविवार है, आज रविवार है या फिर आज रविवार हैं? क्या आ जाएगा यहाँ पे? आज रविवार है, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं। वाक्य में कौन सा पदबंध है? अब यहाँ पे मार्क नहीं है कि आपको क्या बताना है, लेकिन फिर भी चलिए तो देखिए यहाँ पे कहा है कि संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा पद बंद हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या है? विशेषता बताई जा रही है कि संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं। तो बच्चों के बारे में बात हो रही है, लेकिन कितने बच्चे? संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? बच्चों के बारे में बात हो रही है, लेकिन कितने बच्चे? संख्या में बस 11। तो विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? विशेषण पदबंध आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया। वाक्य में किस पदबंध की योजना है? संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या फिर क्रिया पदबंध? तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वह घायल शेर की तरह दहाड़ता चला गया। तो यहाँ पर क्या है? विशेषता बताई जा रही है कि कैसा? घायल शेर की तरह दौड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। चलिए नेक्स्ट है,
वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यही होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मुझसे भागा नहीं जाता वाक्य में किस वाच्य की योजना है? तो भागा नहीं जाता तो क्या आ जाएगा? भाववाच्य आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आज्ञा अर्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है, शैली आधार, अर्थ आधार या फिर संरचना आधार? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ आधार। नेक्स्ट है, संरचना आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 3 या फिर 5? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको शुद्ध रूप का चयन करना है, तो कंप्यूटर का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, कौन सी व्यंजना है? आर्थी व्यंजना, शाब्दिक व्यंजना या फिर विशेष व्यंजना? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आर्थी व्यंजना। चलिए नेक्स्ट है, अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ होता है? तो अलम का अर्थ होता है आभूषण यानी कि श्रृंगार। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला में उपमेय है, तो उपमेय यहाँ पर क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला, तो मन जो है यहाँ पर क्या है? उपमेय है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होई। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर विरोधाभास, यहाँ पर जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है, तो उत्प्रेक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संभावना। नेक्स्ट है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर कौन सा अलंकार योजना है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, संत पर क्या है? सरोज है, लोचन भृंग, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। चलिए नेक्स्ट है, अति कटु वचन कहती के कई, मानहु लोन जरे पर दई। अब यहाँ पे क्या आ गया? मानहु, तो जहाँ पर ही यह शब्द आता है वहाँ पे क्या आ जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट है, मोम सा तन घुल चुका अब, दीप सा मन जल चुका, तो मोम सा, दीप सा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा उपमा अलंकार आ जाएगा। नेक्स्ट है, दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति मात्राओं की योजना क्या होती है? तो दोहा में कितना होता है? 13 जमा 11। नेक्स्ट है, अस कही फिर चितई तही ओरा, सिए मुख ससी भय नयन चकोरा, किस छंद की योजना है? तो यहाँ पर चौपाई छंद है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 11-13 पर यति होती है? तो यहाँ पर रोला में जो है 24 मात्राएं होती है। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? तो मात्रा के जो है 2 भेद होते हैं, कौन से होते हैं? लघु और गुरु। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं? 3, 5 या फिर 7? तो काव्य गुण के 3 भेद हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। चलिए नेक्स्ट है, इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। यहाँ पर कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, ओज या फिर प्रसाद? तो यहाँ पर क्या है? ओज गुण है। चलिए नेक्स्ट है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छंद चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। यहाँ पर कौन सा काव्य गुण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रसाद गुण। चलिए नेक्स्ट है, रस निष्पत्ति के स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? 3, 4 या फिर 5? तो यहाँ पर इसके 3 तत्व जो है माने गए हैं, विभाव, अनुभाव और। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए? तो हिंदी में
दो नए रस जुड़ गए, भक्ति और वात्सल्य। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण, विस्मय या फिर निर्वेद? तो शांत का क्या होता है? निर्वेद होता है। चलिए नेक्स्ट है, बालधि विशाल विकराल ज्वाल साल मानो, लंका लिलिबे को काल रसना पसारी है, कैधो व्योम वेदिका भरे है भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। तो यहाँ पर किस रस का परिपाक है? तो यहाँ पर भयानक रस का जो है वर्णन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तो यहाँ पर किस रस का वर्णन हमें देखने को मिलता है? तो यहाँ पर हमें वात्सल्य रस का वर्णन देखने को मिलता है। तो चलिए ये थी हमारी TRE 2 की प्रश्नोत्तरी। अब हम TRE 1 की प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। चलिए धन्यवाद।